1947 एक साल जब एक अजीम कौम दो हिस्सों में बट गई। हजारों साल पुरानी सरजमीन पर एक लकीर खींच दी गई और करोड़ों लोगों की जिंदगियां यकदम बदल गईं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बर्रे सगीर को तकसीम कर दिया गया? कौन से वाकयात, कौन सी साजिशें और कौन सी तहरीकें थीं जो हमें पार्टीशन तक ले आईं? आज की वीडियो में जानेंगे बर्रे सगीर की तकसीम की असल कहानी, क्यों हुई, कैसे हुई और इसके पीछे छुपे वो हकायक जो शायद आपने कभी न सुने हो। आइए बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। फैज अहमद फैज ने ये अपनी फेमस पोम में लिखा था। ये बात कर रहे थे आजादी की सुबह की। इंडिपेंडेंस डे इंडिया के लिए जहां एक तरफ जश्न मनाने वाली बात थी, वहीं दूसरी तरफ भयंकर बंटवारा हुआ था मुल्क का इंडिया और पाकिस्तान में। पार्टीशन के बारे में आप लोगों से पूछेंगे तो कुछ लोगों के पास बड़ी दिलचस्प कहानियां होती हैं सुनाने को। एक बड़ी फेमस कहानी है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन को लेकर। ये तीनों सेम कॉलेज में पढ़े थे लंदन में, जिसका नाम था हैरिस कॉलेज। तो कहानी ये कहती है कि इन तीनों के बीच में एक लव ट्रायंगल चलने लग रहा था। इसलिए एडविना माउंटबेटन ने जाकर अपने हस्बैंड लुइस माउंटबेटन को रिक्वेस्ट की कि दो मुल्कों में पार्टीशन कर दो ताकि नेहरू और जिन्ना दोनों प्राइम मिनिस्टर बन सकें। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन ये किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से कम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप इसमें सोचने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी स्टूपिड कहानी है ये। जिन्ना ने साल 1892 में अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू की थी लिंकन्स इन से। तब जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 3 साल के थे और एडविना तो पैदा तक नहीं हुई थी। एडविना की पैदाइश हुई थी 1901 में और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पढ़ाई शुरू की थी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से 1907 में, और एडविना कॉलेज गई तक नहीं थी। अब डिबेट करने के लिए ऐसी कई अफवाहें हैं, लेकिन इन कहानियों को साइड में रखते हुए आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की। एक्चुअली में हुआ क्या था? मुल्क का पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन पार्टीशन करने का फैसला इससे कई महीने पहले लिया जा चुका था। जैसा कि 18 जुलाई को किंग ऑफ ब्रिटेन ने पार्टीशन का प्लान अप्रूव किया था, जब उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को अप्रूव किया था। इससे पहले 5 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया था, लेकिन इससे भी पहले 3 जून 1947 को लुइस माउंटबेटन ने पार्टीशन करने का प्लान रेडियो पर अनाउंस किया था। इसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता था। सिर्फ 2 ही फेमस लीडर्स बचे थे जो पार्टीशन के मुकम्मल तौर पर खिलाफ थे। एक थे महात्मा गांधी और दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। बाकी कांग्रेस लीडर्स जैसे कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने ये पार्टीशन का प्लान 3 जून को ही एक्सेप्ट कर लिया था। सरदार पटेल जिस सिचुएशन की बात कर रहे थे, वो सिचुएशन एक्चुअली में और भी कई साल पहले से बनने लग रही थी। यही रीजन था कि 1 अप्रैल 1947 को गांधी जी मिलते हैं माउंटबेटन के साथ, डेस्परेटली कोशिश करते हैं पार्टीशन को अवॉइड करने की। गांधी इतने डेस्परेट थे पार्टीशन को अवॉइड करने के लिए कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ऑफर कर दी जिन्ना को। माउंटबेटन गए नेहरू के पास। नेहरू ने कहा कि मुझे कोई मसला नहीं है इससे, लेकिन ये चीज ऑलरेडी ऑफर की जा चुकी है जिन्ना को पहले, और जिन्ना ऑलरेडी इस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं। और फिर से जब यह ऑफर किया गया जिन्ना को, आखिरी बार भी जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना ने कहा लुइस माउंटबेटन के लिए ये सारी सिचुएशन समझनी काफी नई चीज थी, क्योंकि वो सिर्फ मार्च 1947 को ही वायसराय बने थे। जब वो पहली बार इंडिया आए तो यूके के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने उन्हें कहा था कि कोशिश करना पार्टीशन को अवॉइड करने की। माउंटबेटन से पिछले वायसराय थे आर्चीबल्ड वेवल, जो कि 1943 से लेकर मार्च 1947 तक इंडिया के वायसराय रहे। अब आप हैरान हो जाएंगे जानकर दोस्तों कि वेवल एक्चुअली उन लोगों में से थे जो पार्टीशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्चुअली नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन हो।
इनकी शिमला कॉन्फ्रेंस और विवल प्लान ऑफ जून 1945 इनकी कोशिश दिखलाती है। हमारी प्रॉब्लम एक्चुअली में शुरू होती है विवल से पिछले वायसरॉय से। ये एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम क्रिएटर थे। लेकिन अब पूरी कहानी को रिवर्स में बताने की जगह आइए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पार्टीशन की असली जड़ थी कि हिंदू और मुस्लिम्स कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। हिंदू और मुस्लिम का कल्चर एक दूसरे से इतना अलग था कि वो कभी भी हिस्टोरिकली यूनाइटेड रह ही नहीं पाए थे। जो लोग ऐसा मानते हैं वो लोगों को ये भी लगता है कि जो मुस्लिम राजा थे वो सारे के सारे बुरे राजा थे, हिंदू राजा थे वो सारे हिस्टोरिकली अच्छे राजा थे, मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे। जो भी लड़ाइयां हुई थी पिछले हजारों सालों में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो रिलीजन के बेसिस पर लड़ाइयां हुई थी। लेकिन ये सब सच नहीं था दोस्तों। हाँ, ये बात सच जरूर है कि कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स बड़े ही क्रूर राजा थे, जैसे कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन ये बात भी इतनी ही सच है दोस्तों कि ज्यादातर लड़ाइयां जो राजा महाराजाओं के बीच में होती थी उस वक्त में वो एक्चुअली में मजहब के बेसिस पर नहीं होती थी, बल्कि ग्रीड फॉर पावर की वजह से होती थी। पावर के लालच को लेकर ये राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ाई करते थे। इस बात को प्रूव करने के लिए कई एविडेंसेस हैं। मुस्लिम राजा एक दूसरे मुस्लिम राजा के साथ लड़ाई कर रहे थे, जैसे कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, दोनों ही मुस्लिम्स थे। ऐसे ही बैटल ऑफ पठान 1790 की जो मराठीज और राजपूत के बीच में हुई थी। सिमिलरली 1576 की फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो मुगलों और राजपूतों के बीच में हुई थी। ऊपर से देखकर लगेगा कि ये एक मजहबी लड़ाई थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, लेकिन अकबर के आर्मी जनरल थे राजा मान सिंह, एक हिंदू, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के वन ऑफ द आर्मी जनरल्स थे हकीम खान सूरी, जो कि शेर शाह सूरी के एक डिसेंडेंट थे। इसके साथ ही साथ जहां एक तरफ हमें औरंगजेब जैसे रिलीजियस फेनेटिक महाराजा देखने को मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें कई सेकुलर महाराजा भी देखने को मिले। अकबर, दारा शिकोह, कृष्ण देवर राय और छत्रपति शिवाजी जैसे। चलो राजाओं महाराजाओं की बात तो एक तरफ हो गई, लेकिन आम आवाम का क्या उस वक्त में? एक सूफी शायर है अमीर खुसरो, 1200 के टाइम में ये पैदा हुए थे, आज से करीब 800 साल पहले। उन्होंने होली के बारे में ये लिखा था। आज के दिन अगर कोई पोएट ऐसा लिखने की हिम्मत कर दे तो कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स बड़ी जल्दी हर्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ 1400 के टाइम में आए तो कबीर जैसे लोग थे जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज और एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स दोनों के अगेंस्ट थे। कोई जपे रहीम रहीम, कोई जपे राम नास कबीर है, प्रेम पुजारी दोनों को प्रणाम। गुरु नानक हमेशा स्ट्रेस करते थे सारे मजहबों की यूनिटी को लेकर। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम में मुगलों के कोर्ट में सिर्फ ईद ही नहीं बल्कि होली तक मनाई जाती थी। होली को ये ईद एक गुलाबी करके पुकारते थे और यहाँ पर कोई होली खेल सकता था, और यहाँ हर कोई होली खेल सकता था। रेड फोर्ट के पीछे एक बड़ा मेला लगता था। दिवाली को ये जश्न चरांगा करके पुकारते थे। अब तुलसीदास के बारे में सोचकर देखिए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी, हिंदुइज्म के लिए वन ऑफ द मोस्ट मेजर टेक्स्ट, उन्होंने ये अकबर के दौर में ही किया था। अकबर ने रामायण और महाभारत को भी पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था और ये काफी फेमसली जाने जाते थे कृष्ण लीला को स्टेज करने के लिए। एक दिन ऐसा हुआ कि होली का दिन कोइंसाइड किया मुहर्रम के दिन से, और क्योंकि मुस्लिम्स के लिए मुहर्रम का दिन मोर्निंग का दिन होता है, तो हिंदुओं ने एज अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट कहा कि हम आज के दिन होली नहीं मनाएंगे। जब वाजिद अली शाह को इसके बारे में पता चला तो वो खुद बाहर गए होली मनाने के लिए ओपनली। तो ऐसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ढेरों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे हमारी हिस्ट्री में दोस्तों, लेकिन इनके बारे में आपको कभी बताया नहीं जाता, क्योंकि हमारे एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ मीडिया का और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का धंधा इसी से ही चलता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में नफरत बढ़ाई जाए। एनीवेज, अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। सारे एग्जाम्पल्स को तो लिस्ट करने में घंटों लग जाएंगे, तो हम आते हैं सीधा रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे। एक और अच्छा एग्जाम्पल था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जब बहुत से हिंदू राजाओं ने और मुस्लिम राजाओं ने साथ में फाइट किया था कंपनी रूल के अगेंस्ट। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब तांतिया तोपे, बेगम हजरत महल, कुनूर सिंह बख्त खान, इन सब ने बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर कबूल किया था।
रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद कंपनी का रूल इंडिया पर से खत्म हुआ और ब्रिटिश राज का आगाज हुआ। लेकिन इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश काफी डर गए थे। उन्हें खतरा था कि ऐसी और रेवोल्यूशंस होंगी तो इनका राज जल्दी खत्म हो सकता है। इसलिए ब्रिटिश राज ने अपनी फेमस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। याद रखिए, ये वो वक्त था कि जब हर कोई बराबर है। इक्वलिटी की फीलिंग्स इंडियंस में काफी मौजूद थी उस वक्त में। ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को गहराई से समझने के लिए हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। कांग्रेस एक्चुअली में एक ब्रिटिश ऑफिसर एओ अयूम की मदद से मुनक्किद की गई थी। ये एक बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे जिन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट लिखी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेकर। उन्होंने लिखा था कि बरतानियों की वजह से एक्चुअली में 1857 की रिवॉल्ट हुई है, क्योंकि ब्रिटिश इंडियंस पर तशद्दुद करने लग रहे हैं। इन ब्रिटिश ऑफिसर ने अपने वायसराय को ओपनली क्रिटिसाइज किया था, इसलिए उन्हें अपनी रैंक से डिमोट कर दिया गया था। बाद में उन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन भी कर दिया। उन्होंने अपनी एक फेमस पोम लिखी ओल्ड मैन्स होप करके, जहां पर ये इंडियंस को जगा रहे थे कि अपने लिए एक कंट्री की डिमांड करो, एक इंडिपेंडेंट नेशन की डिमांड करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनी इंडियन नेशनलिज्म के लिए। कांग्रेस ने डिमांड की कि इंडियंस को, एजुकेटेड इंडियंस को हुकूमत में ज्यादा शेयर दिया जाए। उस वक्त के वायसराय थे डफरन। उन्होंने कांग्रेस के पहले सेशन के लिए अपना अप्रूवल दिया। शुरुआत में उन्हें कांग्रेस से कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने रियलाइज किया कि कांग्रेस जैसी एक्टिविटीज करने लग रही है उससे ब्रिटिश राज को खतरा पहुंचता है, तो उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने कांग्रेस से जाकर रिक्वेस्ट की कि प्लीज अपने सेशंस को और अपनी मीटिंग्स को नॉन पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स पर फोकस रखो, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। जैसे कि अमीर लोगों के पास गए और उनसे कहा कि अपना पैट्रोनेज INC से विथड्रॉ कर लीजिए। उन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, और इसके बाद उन्होंने अपने कुछ लॉयल प्रो ब्रिटिश लोगों की मदद लेने की सोची। इनमें से एक इंसान थे एजुकेशनलिस्ट सैयद अहमद खान और दूसरे थे लिंग्विस्ट शीफ परदास। इन दोनों को कहा गया कि एक मुल्क में एंटी कांग्रेस मूवमेंट की शुरुआत करो। तो 1887 के अराउंड सैयद अहमद खान ने अपनी तकरीरें देनी शुरू की। उस वक्त के टाइम में कांग्रेस की डिमांड थी कि ICS एग्जाम इंडिया में करवाया जाए। इसके अलावा फ्रेंच और जर्मन इन्वेडर्स इंडिया में आएंगे और इंडियंस पर जुल्म और सितम करेंगे। इसलिए मुस्लिमों के लिए अच्छा यही है कि मुस्लिम ब्रिटिश को यहाँ पर सपोर्ट करें, ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करें। हालांकि सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स की मॉडर्न एजुकेशन के लिए कोशिश जरूर किया। 1875 में उन्होंने कॉलेज एस्टेब्लिश किया, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन इनकी भड़काऊ तकरीरों का और एंटी कांग्रेस मूवमेंट का नतीजा यह हुआ कि बाय द अर्ली 1900 एक सेक्शन ऑफ इलीट मुस्लिम्स था मुल्क में जो बहुत स्ट्रांगली इस टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते थे, और इसी की वजह से 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई। ऑब्वियसली ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल को बढ़ाना चाहता था इस टाइम पर, तो ब्रिटिश ने इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी सपोर्ट किया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वायसरॉय मंटो के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की मुस्लिम्स के लिए। कांग्रेस इसके सख्त अपोजिशन में थी, और उस वक्त कांग्रेस के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना भी इसको अपोज कर रहे थे। वही जिन्ना जो बाद में जाकर पार्टीशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जिन्ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि इससे मुल्क दो हिस्सों में बट जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक सरोजनी नायडू जैसे लोग जिन्ना को एक्चुअली में बड़ा एम्बेसडर मानते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी। लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ पर डिवाइड एंड रूल खेलने का एक और जरिया देखा और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अप्रूव कर दिया। मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का मतलब ये था कि कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए। ब्रिटिशर राज ने किया 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के जरिए। इसे मुरली मिंडो रिफॉर्म्स करके भी बुलाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पर रुके नहीं। इसके बाद 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया, जहां पर सिमिलर रिप्रेजेंटेशन दी गई 6 यूरोपियंस और एंग्लो इंडियंस को भी। तो इनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बरकरार रही और दरारें बनने लगी अलग अलग मजहबों के बीच में मुल्क में। इससे हुआ क्या कि एक हिंदुओं का एक स्मॉल सेक्शन पैरानॉइड फील करने लगा। उन्हें लगने लगा कि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पर, हमारे इंटरेस्ट का क्या होगा। इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरह अब एक हिंदू लीग की भी फॉर्मेशन हुई। इसे नाम दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा।
इसे फाउंड किया गया था मदन मोहन मालवीय के जरिए। इसके बाद 1925 में केशव बलिराम नाम के एक इंसान ने एक और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कायम की। उसका नाम था राष्ट्रीय स्वयं सेवक यानी RSS। जहां एक तरफ कुछ मुस्लिम्स के अंदर मुस्लिम खतरे में है के एहसास जाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब कुछ हिंदुओं को भी लगने लगा कि हिंदू खतरे में है। इसके पीछे एक और रीजन ये था कि ब्रिटिश जो हिस्ट्री पढ़ाता था, स्कूलों में हिस्ट्री प्रेजेंट करता था लोगों के सामने, वो एक डिस्टॉर्टेड वर्जन था तारीख का। ब्रिटिश दिखाता था लोगों को कि कैसे जो हिंदू लोग रेजिस्टेंस कर रहे थे मुस्लिम महाराजाओं के खिलाफ तारीख में। सन 1909 में एक इंडियन मेडिकल सर्विस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल UN मुखर्जी ने कुछ लेटर्स लिखे एक कलकत्ता बेस्ड न्यूज़पेपर में। उन लेटर्स को उन्होंने टाइटल दिया हिंदूज अ डाइंग रेस। इन लेटर्स में उन्होंने अपना डर बयान किया कि कैसे हिंदूज आर इन डेंजर। जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है और कुछ सालों बाद हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी। वही चीजें जो आज करीब 100 सालों बाद तक सुनने को मिलती हैं कुछ लोगों से। उन्हें डर था कि मुस्लिम टेक ओवर कर लेंगे पूरे मुल्क पर। दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम्स को भी डर था कि हिंदू टेक ओवर कर लेंगे पूरे मुल्क को। यही रीजन था दोस्तों, एक डर जो अगले कुछ सालों में जाकर रॉयट्स में बदल गया। 1920 के टाइम में रिलीजियस रॉयट्स देखने को मिले हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। ये रॉयट्स पहले इतने कॉमन नहीं थे। 1920 ही वो वक्त था जब ये रॉयट्स इतने उभर कर सामने आए। अब यहाँ पर सावरकर और हिंदुत्व का क्या रोल आता है, जिन्ना बाद में जाकर क्यों और कैसे एक यू टर्न ले लेते हैं जिससे फाइनली पार्टीशन होता है। इसकी बात दोस्तों किसी आगे के एपिसोड में करते हैं। मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। आज आपने ये जान लिया है कि फाउंडेशनल रीजंस क्या थे जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ था और कहां से ये दरारें बिल्डअप होनी शुरू हुई थी।